व्याख्यान 26। पिछले व्याख्यान में हमने एक पोलराइजेशन का अर्थ और इससे संबंधित आबंधित आवेशों के बारे में सीखा। हमने पाया कि यदि हमारे पास कोई ठोस खंड हो जिसमें एक पोलराइजेशन P हो, तो इसमें जो आबंधित आवेश या बाउंड चार्जेस होते हैं वे होते हैं माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ P, और इनकी सतह पर पृष्ठ आवेश होता है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व होता है P r डॉट n, ये इसकी सतह पर। तो फिर से आपको याद दिला दूं कि n सतह पर खंड से बाहर की ओर जाने वाला यूनिट वेक्टर है। तो हर स्थान पर हम इस n जो कि लंबवत यूनिट वेक्टर है के साथ P का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वह सतह आवेश देता है, और अंदर डाइवर्जेंस और उसका ऋणात्मक डाइवर्जेंस जो आवेश का घनत्व है वह देता है। और ये बाउंड चार्जेस हैं, ये आबंधित आवेश या बाउंड चार्जेस हैं। इसका अर्थ है वे चलायमान नहीं है, वहीं पर थोड़ा बहुत आवेश बन जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण हल करेंगे। तो उदाहरण एक, ये मैंने ग्रिफिथ्स की पुस्तक से लिया हुआ है, और इसमें जो प्रश्न है वह है एक ठोस गोले में पोलराइजेशन P r बराबर K r है। यहाँ पर K एक स्थिरांक है। इसके कारण गोले पर बाउंड आवेश निकालें तथा इनका प्रयोग कर इस पोलराइजेशन से बनने वाला विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो जो सवाल कहता है वह यह है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या हम r लेंगे, और इसके अंदर ये लाल तीरों से मैं दिखा रहा हूँ पोलराइजेशन है जो Kr है। जैसे जैसे आप बाहर की ओर जाते जाते हैं इसका मान बढ़ते जाता है। P r बराबर Kr। तो हम चाहते हैं कि इसके द्वारा जो बाउंड चार्जेस हैं वह कितने हैं वह पता करें। तो बाउंड चार्जेस निकालने के लिए पहले हम रो B निकालते हैं जो कि माइनस डाइवर्जेंस ऑफ P r होता है, और इसलिए ये हो जाएगा माइनस K
डाइवर्जेंस ऑफ आर, और यह बहुत आसान है निकालना, इसका माना जाता है -3k। ये तो इसके जो आयतन है उसके भीतर बाउंड आवेश घनत्व है। तो इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए इस पोलराइजेशन के कारण भीतर समान घनत्व का एक ऋणात्मक आवेश घनत्व है। और इसका जो सरफेस चार्ज या पृष्ठ आवेश होगा वह सिग्मा बी बराबर P.n होगा r बराबर r पर, और n यहाँ पर है r यूनिट वेक्टर के, जिसके बारे में हम कुछ व्याख्यान पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसका मान आ जाएगा kr। यह बाउंड आवेश का पृष्ठ घनत्व है। और मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि कुल चार्ज इसमें शून्य था, तो यह जो धनात्मक आवेश इसके पृष्ठ पर है और जो ऋणात्मक आवेश गोले के अंदर है, ये दोनों मिलकर शून्य आवेश देते हैं। तो यदि मैं Q टोटल निकालूं, जो कि होगा 4π/3 गुणा -3k प्लस r³ प्लस 4πr² kr, ये शून्य होता है। इसका हम फिर से प्रयोग करेंगे, तो ये मैं आपको खाली बताना चाह रहा था। तो अब हमको पता चल गया है कि इस गोले पर बाउंड चार्जेस या आवेश क्या हैं। भीतर ये सब ऋणात्मक आवेश हैं, जिसका मान ρb बराबर -3k है, और पृष्ठ पर पूरा धनात्मक आवेश है, जिसका मान kr है। इसके लिए हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये चूँकि गोलीय सिमेट्री है तो गॉस का नियम लगा सकते हैं, जिसके अनुसार E.ds बराबर Q इनक्लोज्ड, जो उसके अंदर किसी सतह के अंदर जो बंद आवेश हो, तो सीधे सीधे आ जाएगा कि E r बराबर 4π/3 गुणा -3k r³, ये तो चार्ज हो जाएगा, और बटा ε0 भी है, बटा इसका क्षेत्रफल पृष्ठ का 4πr² गुणा ε0। तो इसका मान आ जाएगा -k r बटा ε0, और ये r <r के लिए होगा। तो यदि मैं E को वेक्टर के रूप में लिखना चाहूँ, E at r विल बी -k r बटा ε0। तो इसकी दिशा अंदर की ओर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से, और r ग्रेटर देन या इक्वल टू r के लिए Q अंदर बराबर हो जाएगा शून्य, क्योंकि कुल आवेश शून्य है, और इसका मतलब हो जाएगा E बराबर शून्य। तो इस प्रकार से हमने देखा कि P बराबर k r के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हम सिमेट्री के कारण गॉस का नियम प्रयोग में
लाते हुए निकाल सके। यदि यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं होती तो हम ई का जो सूत्र है आवेशों के लिए वो हम लगाकर भी इसका मान निकाल सकते थे। यहाँ पर हमने सिमेट्री का एक फ़ायदा उठाया। उदाहरण 2, और इस उदाहरण में मैं आपको एक विधि भी बताऊंगा और स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका भी प्रयोग करूंगा। तो धीरे धीरे इसको करते हैं। एक आर त्रिज्या के गोले पर समान पोलराइजेशन P बराबर P Z है। इससे संबंधित बाउंड आवेश तथा बनने वाला विद्युत क्षेत्र निकालें। और हम मान लेंगे कि यह आर त्रिज्या का जो गोला है इसका केंद्र मूल बिंदु पर है और इस पर जो पोलराइजेशन है वह समान रूप से P बराबर P Z है। तो जब हम इससे संबंधित आवेश निकालना चाहेंगे तो रो B बराबर होगा माइनस डाइवर्जेंस P, और P का मान तो एक सा रहता है और Z डायरेक्शन में है तो ये आप सीधे सीधे देखेंगे ये शून्य आ जाता है। और यदि पृष्ठ पर आवेश देखेंगे तो ये है P डॉट N, कहाँ पर? R बराबर R पर। और N क्या है? N है R यूनिट वेक्टर के दिशा में, तो ये हो जाएगा P Z डॉट R। और हमने कुछ व्याख्यानों पहले R लिखा था। R यूनिट वेक्टर होता है साइन थीटा कोसाइन फाई I प्लस साइन थीटा साइन फाई J प्लस कोसाइन थीटा K। तो आप देख सकते हैं Z डॉट R यूनिट वेक्टर जो है कोसाइन थीटा आ जाएगा, इसलिए सिग्मा B होगा P कोसाइन थीटा। तो यदि मैं फिर से ये गोला बनाऊं और इस पर बाउंड आवेश दिखाऊं तो अंदर तो रो B बराबर शून्य है और बाहर इसमें ऊपर की ओर कोसाइन थीटा 0 पर ज़्यादा आवेश है, फिर धीरे धीरे ये इसका घनत्व कम होता जाता है और नीचे की ओर यानी कि थीटा 90 से बड़ा हो तो ये ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि कोसाइन थीटा 90 से ऊपर के लिए ऋणात्मक है और बीच में शून्य है। और इसका अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इस आवेश द्वारा बनाया गया विद्युत क्षेत्र P बराबर PZ का विद्युत क्षेत्र होगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक विधि बताता हूँ इसको कैसे निकालेंगे। हालांकि आप जब पुस्तक देखें तो उसमें इसको एक गणित के उन्नत तरीके से निकाला गया है, पर यहाँ पर मैं पूरी भौतिकी से इसको देखते हुए निकालूंगा कि इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो हमको एक चार्ज या आवेश, पृष्ठ आवेश दिया गया है सिग्मा बराबर सिग्मा 0 कोसाइन थीटा, जो कि ऊपर की ओर धनात्मक है और फिर नीचे की ओर
ऋणात्मक हो जाता है, इसके द्वारा क्या विद्युत क्षेत्र होगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं गॉस के नियम का प्रयोग करूंगा। कैसे? मान लीजिए ये z एक्सिस है और बीच में हमने एक मूल बिंदु लिया हुआ है। इसके चारों ओर मैं एक गोला लूंगा r त्रिज्या का, जिसमें पूरा ऋणात्मक आवेश है, और इससे केंद्र से a दूरी पर a बराबर az दूरी पर केंद्र लेते हुए एक और गोला लूंगा उसी त्रिज्या का, जिस पर धनात्मक आवेश है। तो आप देखेंगे कि दोनों से मिलकर जो इनका ओवरलैपिंग क्षेत्र है उस पर आवेश शून्य हो जाएगा। अतः इसको मैं अब मिटा दूंगा और z अक्ष इस प्रकार है। तो इस ओवरलैपिंग रीजन में कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पर सब धनात्मक है। और इसके अंदर क्या विद्युत क्षेत्र होगा ये अब हम निकालना चाहेंगे। इस क्षेत्र में E क्या होगा ये हम निकालना चाहेंगे। तो इसके लिए हम गॉस का नियम लगाएंगे। तो ऋणात्मक गोले द्वारा बनाया गया विद्युत क्षेत्र, और ये हम r लेस देन r के लिए लेंगे, बराबर होगा माइनस रो r वेक्टर बटा 3 एप्सिलॉन 0। तो ये इसके अंदर विद्युत क्षेत्र में दिखा रहा हूं, ये इस ओर है। और इसी प्रकार धनात्मक गोले द्वारा इस क्षेत्र में बनाया गया विद्युत क्षेत्र ये कितना होगा? उसके केंद्र से दूरी के बराबर। तो रो उसके केंद्र से इसकी दूरी होगी, चूंकि ये a दूरी दूर है तो इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम इस बीच के क्षेत्र में देख रहे हैं कि क्या इसका वेक्टर होगा। तो यहाँ से तो r है और इसके केंद्र से ये वेक्टर होगा नीचे की ओर, और हरे रंग से ये जो वेक्टर बनाया है ये a है। तो ये जो वेक्टर इसके केंद्र से इस बिंदु तक होगा ये होगा r माइनस a। अतः हम लिख सकते हैं कि धनात्मक गोले द्वारा एक क्षेत्र में जो बनाया गया विद्युत क्षेत्र है वह है r माइनस a बटा 3 एप्सिलॉन 0, और ये केवल इस ओवरलैपिंग क्षेत्र के अंदर ही है क्योंकि ये दोनों गोले के अंदर है। इसलिए कुल विद्युत क्षेत्र इस ओवरलैपिंग रीजन में होगा इन दोनों का योग करके पाया गया, जो कि हो जाएगा माइनस रो a बटा 3 एप्सिलॉन 0, और ये कांस्टेंट है। तो अगले पृष्ठ पर हम जाएंगे और फिर से देखेंगे कि हमने एक गोला लिया, दूसरा गोला लिया समान, तो जो ऋणात्मक चार्ज वाला है वो मूल बिंदु पर है और ऊपर वाला धनात्मक आवेश वाला है, नीचे वाला ऋणात्मक आवेश वाला है, और बीच में आवेश शून्य हो जाएगा। और इस क्षेत्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र मिलता है वह एक समान है
और इसका मान E बराबर माइनस रो ए बटा 3 एप्सिलॉन 0। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस रो ए बटा 3 एप्सिलॉन 0 Z। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि धीरे धीरे ए को 0 की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार से ले जाएंगे कि रो ए का मान सिग्मा 0 हो जाए। तब देखते हैं क्या होता है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि अब हमने जो धनात्मक वाला है और ऋणात्मक वाला गोला है, इनको बहुत पास पास ले आए हैं। केंद्र लगभग मान लीजिए अब ए 0 को जा रहा है तो दोनों का केंद्र एक सा ही है। और ऊपर के भाग में इसमें धनात्मक आवेश है और नीचे के भाग में ऋणात्मक आवेश है। तो जैसे जैसे ये 0 की ओर आएगा तो यह हम कह सकते हैं कि ये आवेश जो हैं ये पृष्ठ आवेश बन गए। क्योंकि ए जब 0 की ओर जा रहा है तो ये एक पृष्ठ पर ही रह रहे हैं और इनका मान कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो जरा सा इस को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, एक क्षेत्र को। तो ये इस प्रकार है एक गोले का, और दूसरा गोला इसको इस प्रकार काट रहा है और ये दूरी ए है। अगर ये दूरी ए है तो एक थीटा कोण पर ये दूरी हो जाएगी, ये दूरी तो ए है, ये दूरी हो जाएगी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर यदि मैं एक आयतन लूँ, सूक्ष्म आयतन, तो थीटा कोण पर, और चूँकि मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहा हूँ, थीटा कोण का मतलब थीटा जेड अक्ष से, सूक्ष्म आयतन। और इसके बारे में हम जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे वह हम लिख चुके थे। इसका मान होगा आर स्क्वायर डी कॉस थीटा डी फाई, और चूंकि ये इसकी सतह पर है तो ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर डी कॉस थीटा डी फाई। ये तो हुआ इसका क्षेत्रफल, और जो इसकी ऊंचाई है वो हो जाएगी गुणा ए कॉस थीटा। चूँकि आर स्क्वायर डी कॉस थीटा डी फाई तो डी एस है, और डी एस गुणा ए कॉस थीटा डी वी हो जाएगा। इसलिए इसमें जो आवेश होगा वो बराबर हो जाएगा रो आर स्क्वायर डी कॉस थीटा डी फाई। इसको मैं एक मझली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ ए कॉस थीटा, और आसान बनाने के लिए इसको फिर से मैं लिख देता हूँ ये डी एस है, ये यहाँ पर जो क्षेत्रफल है डी एस है। तो ये बराबर हो जाएगा रो ए कॉस थीटा डी एस, और रो ए को मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ये हम इसको सिग्मा 0 मान लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा 0 कॉस थीटा डी एस। तो हमने ये पूरी प्रक्रिया करके जो दिखा दिया कि यदि हम ये दो समान गोले लें जिन पर एक गोला ऋणात्मक आवेश लिए हुए है और एक गोला धनात्मक आवेश लिए हुए है, और यदि हम इनके बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी ए को 0 की ओर ले जाएं, तो ये एक ऐसा गोला बन जाता है जिस पर पृष्ठ आवेश सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कोसाइन थीटा है। क्योंकि हमने दिखाया कि एक थीटा पर यदि हम एक क्षेत्रफल ds लें
इसमें आवेश बराबर हो जाता है रो ए कोसाइन थीटा ds। तो सिग्मा नॉट को हमने रो ए कहा था, इसी कारण सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कोसाइन थीटा हो गया। और हम पहले ही निकाल चुके हैं कि इसके बीच में जो खाली स्थान पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान हमने निकाला था माइनस रो ए बटा 3 एप्सिलॉन 0 z। तो ये बराबर हो गया सिग्मा नॉट बटे 3 एप्सिलॉन 0 z। तो हमने ये निकाल दिया कि यदि हमारे पास एक पृष्ठ आवेश सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कोसाइन थीटा हो तो उसके द्वारा बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो गोले के अंदर धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर होगा और इसका मान समान होगा सिग्मा नॉट बटे 3 एप्सिलॉन 0। तो इस सब पूरा जो अभ्यास हमने करा है इसमें यह हमने दिखा दिया कि यदि एक गोले पर सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कोसाइन थीटा पृष्ठ आवेश हो तो उसके द्वारा बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र अंदर होता है वह ई बराबर सिग्मा नॉट बटे 3 एप्सिलॉन 0 होता है। और इसकी दिशा जो होना ही है धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। और यही हमने देखा था कि यदि हमारे पास एक गोला हो जिसमें p पोलराइजेशन है तो ये बराबर है p कोसाइन थीटा जैसे पृष्ठ आवेश घनत्व के। तो इसलिए इसके अंदर भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो माइनस p बटा 3 एप्सिलॉन 0 होगा और इसकी दिशा ऑब्वियसली इस ओर है। तो इस सवाल में मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई। एक तो ये कि कैसे गॉस का नियम लगाकर हमने पहले एक ठोस गोले में जिसमें कुछ आवेश घनत्व हो उसके लिए विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर दो गोलों को आपस में मिलाकर किस तरीके से हमने एक पृष्ठ आवेश बनाया और उसको हमने फिर दिखाया कि कैसे उसको हम एक ऐसे ठोस गोले के समान मान सकते हैं जहाँ पर P एक समान रूप से P बराबर PZ हो। अब ये मैं आपके लिए इसके बाद अभ्यास के रूप में छोड़ना चाहूँगा। यह दिखाएं कि सिग्मा नॉट कोसाइन थीटा पृष्ठ आवेश घनत्व गोले पर एक डाइपोल P जिसका मान 4 पाई बाई 3 r क्यूब्ड सिग्मा नॉट होता है बनाता है। और तत्पश्चात गोले द्वारा इसके बाहर बनने वाला विद्युत क्षेत्र निकालें और दिखाएं कि यह डाइपोल P बराबर 4 पाई बाई 3 r क्यूब सिग्मा नॉट और इसकी दिशा z दिशा में ही होगी से बनने वाले विद्युत क्षेत्र के बराबर है। इसमें मैं आपको एक संकेत दे देता हूं
कि P द्वारा बनाया गया विभव 1/4πε0 P डॉट R बटा R क्यूब होता है यदि P मूल बिंदु पर हो। और आप इन दो गोलों द्वारा बनाए गए विद्युत क्षेत्र को या विभव को फिर से जो हमने तर्क दिए थे अंदर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए उसी तरह के तर्क देकर बाहर भी निकाल सकते हैं। और इसमें आपको बाइनोमियल प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो अंदर की ओर मैंने पूरी तरह से सवाल हल कर दिया है और आप बाहर की ओर खुद करें। उदाहरण 3, यह भी मैंने ग्रिफिथ्स की पुस्तक से लिया है, हालांकि और कहीं भी आपको मिल सकता है क्योंकि ये बड़ा ऐसा एक प्रश्न है जो बहुत कॉमन है। त्रिज्या a तथा लंबाई L के एक छोटे बेलन में इसके अक्ष के समांतर पोलराइजेशन P बराबर P Z है। इस पर बाउंड आवेश निकालें। तो आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक छोटा सा बेलन है जिसकी त्रिज्या a है और लंबाई L है और इस पर इसके अक्ष हम Z अक्ष के समान मानते हैं। तो ये इसका अक्ष है और इसके समानांतर P पोलराइजेशन है। तो फिर से रो B बराबर होगा डाइवर्जेंस ऑफ P जो हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ P Z और ये शून्य है। तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है और सिग्मा B बराबर हो जाएगा P डॉट N इसकी सतह पर। तो इसकी अगर आप तीनों सतहें देखें तो ऊपरी सतह पर N वो Z की दिशा में है, निचली सतह पर N माइनस Z की दिशा में है और जो इसकी बेलनाकार सतह है N S की दिशा में है और S मैंने यूनिट वेक्टर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाला यहाँ पर प्रयोग में लाया। तो सिग्मा B यदि आप निकालें तो ऊपरी सतह पर ये आ जाएगा P और सिग्मा B आ जाएगा माइनस P निचली सतह पर और सिग्मा B बराबर आ जाएगा 0 बेलनाकार सतह पर। तो यदि मैं इसका बाउंड चार्जेस के समकक्ष एक चित्र बनाऊं तो इसकी ऊपरी सतह पर धनात्मक आवेश है जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा B बराबर P है। निचली सतह पर इसमें एक ऋणात्मक आवेश है
और इसका सिग्मा बी माइनस पी है और इसके बेलनाकार सतह पर कोई आवेश नहीं है। तो अलग अलग स्थितियों में माने कि यदि एल ए से बहुत छोटा है तो ये बेलन इस प्रकार होगा, जिसमें ऊपरी ओर धनात्मक आवेश होगा और निचली सतह पर ऋणात्मक आवेश होगा और इनका मान क्रमशः माइनस पी और प्लस पी होगा। तो आप अब स्वयं ही सोच सकते हैं कि इसके बीच में विद्युत क्षेत्र यदि आप इसके कोनों से दूर रहें तो क्या होगा। ये मैं आपके लिए अभ्यास के रूप में छोड़ूंगा। इसी प्रकार यदि आप माने कि एल ए से बहुत बड़ा है तो उस स्थिति में ये सिलेंडर इस प्रकार हो जाएगा और इस स्थिति में ऊपर फिर से P आवेश है, लेकिन ये सोचना ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पर पाई ए स्क्वायर P इतना कुल आवेश है और नीचे की ओर माइनस पाई ए स्क्वायर P आवेश है और इसके द्वारा भी बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र आप निकाल सकते हैं। और ज़्यादा रोचक हो जाता है कि यदि L और A लगभग बराबर हो तब ये इस प्रकार का एक बेलन बन जाएगा, जहाँ पर यहाँ पर धनात्मक आवेश है, यहाँ पर ऋणात्मक, और इस स्थिति में बीच में शायद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, लेकिन अब आप इसके बेलनाकार सतह से बहुत दूर नहीं मान सकते कि केंद्र है, तो जो विद्युत क्षेत्र है उसकी जो बल रेखाएं हैं वो ज़्यादा रोचक होंगी और ये तीनों निकालने के लिए मैं आपके लिए अभ्यास के रूप में छोड़ता हूँ। तो इन तीनों स्थिति में मैं विद्युत क्षेत्र निकालें, यह आपके लिए अभ्यास है। धन्यवाद।